नई शिक्षा के इस YouTube मंच पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 2 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागॉजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 106। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? आपके विकल्प हैं, पहला आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा पाठ्यपुस्तकीय विधि अथवा चौथा अनुवाद विधि। अब जहाँ तक उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की विधि की बात है तो आगमन विधि यानी आपका पहला विकल्प जो होगा वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी होगी, क्योंकि इस विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर अथवा हम कहें कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अर्थात इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों के समक्ष विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात उनका निरीक्षण परीक्षण करते हुए एक सामान्य नियम वह सिद्धांत तक पहुंचा जाता है। तो कुल मिलाकर यह विधि सामान्यीकरण अथवा आप कहें कि सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित करती है, बच्चों को निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः यह उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी हो जाती है। अर्थात उदाहरणों के विश्लेषण द्वारा नियम की स्थापना के चलते आगमन विधि निगमन विधि से उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने में श्रेष्ठ या अधिक महत्वपूर्ण कह लें और उपयोगी हो जाती है। जैसे व्याकरण शिक्षण के समय विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह नियम निकलवाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात सर्वप्रथम संज्ञा से संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के कुछ नाम उन्हें बताए जाएं, आसपास जो भी हों, उसके बाद संज्ञा का सामान्य नियम स्थापित किया जाए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सर्वाधिक उचित उत्तर पहला विकल्प आगमन विधि होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपके विकल्प हैं, पहला निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरा भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, तीसरा भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, चौथा विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। देखिए प्रश्न में पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, यानी भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। यह जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है कि केवल आप व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा आप जान लें। ठीक है, आगे बाकी के जो विकल्प हैं, जैसे निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग बिल्कुल होता है, भाषा की बारीकी और उसका सौंदर्य बोध या भावबोध जो होता है वह भी एक उद्देश्य होता है, और विभिन्न साहित्यिक विधाएं जो हैं, जो भी कहानी, कविता, जीवनी, एकांकी इत्यादि हैं, उनकी समझ का विकास, यह भी हमारा उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, यानी शब्द, वाक्य, ध्वनि इत्यादि जो उसकी प्रकृति है नियमबद्ध, उसको पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? पहला ऑप्शन उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य नहीं है, तीसरा एकमात्र उद्देश्य है और चौथा मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का जो सर्वाधिक उचित उत्तर है वह है आपका पहला विकल्प, यानी उद्देश्य है। उद्देश्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है।
तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह का एकमात्र उद्देश्य जो है वो नहीं होता प्राथमिक स्तर पर, और मुख्य उद्देश्य है तो ऐसा भी नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि किस तरह की समृद्धि का भाषा, एक रिक्त स्थान, व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो आइए प्रयास करते हैं यह जानने का कि दिए गए रिक्त स्थानों में कौन सा विकल्प जो है वो उचित होगा। पहला विकल्प है साहित्य और कला, यानी यह जरूरी है कि साहित्य समृद्धि का भाषा एवं कला, इस तरह का, तो इस तरह का होगा नहीं, बैठ ही नहीं रहा है ये। दूसरा कलात्मक और साहित्य, यानी कलात्मक समृद्धि का भाषा व साहित्य, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। तीसरा विकल्प देखते हैं भाषिक समृद्धि का भाषा, साहित्य व अन्य विषयगत, ठीक है, भाषिक, यहाँ भाषिक हो जाएगा, भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो ठीक बात है, तीसरा विकल्प आपका बैठ रहा है, चौथा भी नहीं बैठेगा। तो तीसरा विकल्प इस तरह से सही होगा आपका। अब हम इसे एक बार यहीं पढ़ करके देख लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा, साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ठीक, अब यहाँ एक शिक्षण युक्ति यानी जो टीचिंग टैक्टिक्स होती है उसकी बात आई है। तो आप सामान्य रूप से यहाँ यह समझ लें कि शिक्षण युक्ति से तात्पर्य है पढ़ाने का ढंग, सरल शब्दों में। जैसे मान लीजिए कि आप एक शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं तो कुछ युक्तियाँ आप या ढंग आप इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो कभी कभी कुछ मॉडल आपको दिखाने पड़ते हैं, या कह लें कि डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तो बच्चा सहजता से सीख लेता है। तो वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ या प्रदर्शन हुआ वो शिक्षण युक्ति हुआ, अर्थात एक ढंग हुआ समझाने का या समझ को बढ़ाने का, कह लीजिए। इसी तरह से कोई एकांकी आप पढ़ा रहे हैं, अभिनय की युक्ति आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभिनय की युक्ति, प्रदर्शन की युक्ति, ये सब युक्तियाँ हैं या ढंग हैं जो शिक्षक बीच बीच में इस्तेमाल करता रहता है किसी विषय या प्रकरण विशेष के बोध के लिए या उसकी समझ को बढ़ाने के लिए बच्चों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। हिंदीतर मतलब हिंदी से भिन्न भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है, माने क्यों मिलना चाहिए हिंदीतर भाषा को जगह, हिंदी से इतर जो भाषाएं या भिन्न भाषाएं हैं उनको जगह क्यों मिलनी चाहिए। तो इसके 3 औचित्य तो हैं विकल्पों में, चारों विकल्पों में। एक जो है वह औचित्य नहीं है, यानी उससे समर्थन नहीं मिलता है कि आप हिंदी से भिन्न भाषा को भी जगह दें। तो आइए देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा वह होगा। पहला विकल्प है आपका हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। क्या इस वजह से हमें दूसरी भाषाओं को शामिल करना चाहिए? नहीं तो हिंदीतर जो हिंदी से भिन्न भाषी हैं वो आक्रोशित हो जाएंगे, उनको शांत करने के लिए हम केवल जो है शामिल कर लेते हैं उनकी भाषा को। तो ऐसा नहीं है। फिलहाल आगे भी देखते हैं विकल्प। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना। जी हाँ, यह हमारा मकसद होता है, इसीलिए हम हिंदीतर साहित्य जो है वो हिंदी में या हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में शामिल करते हैं। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, बिल्कुल यह भी मकसद होता है। दूसरा, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका पहला विकल्प जो है वही औचित्यपूर्ण नहीं है।
इस तरह का कोई औचित्य नहीं बनता कि हिंदीतर भाषियों के वो आक्रोशित कहीं ना हो जाएं। उनको शांत रखने के लिए हम हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी से भिन्न जो भाषाएं हैं उनको सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये कोई ठोस तर्क या औचित्यपूर्ण बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है उसकी बात जानना चाह रहे हैं। तो आपके विकल्प हैं कि पहला, शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। दूसरा, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक, देखिए बार बार वही टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब अधिकता, जो कि ठीक नहीं है। हाँ, आयोजन होना चाहिए, इतना शैक्षिक भ्रमण का आयोजन हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो, लेकिन अधिकाधिक आयोजन हो तो यही बात जो है इसी सेंटेंस की वजह से खराब हो जा रही है। तीसरा, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। और चौथा, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो बिल्कुल जो आपका चौथा विकल्प है वही सही है कि इसमें पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अब इसको प्रश्न के संदर्भ में देख लेते हैं। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। यह उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या करना है आपको? भाषाई आकलन करना है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताना है। किस स्तर पर? उच्च प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि पेपर ही जो है पेपर सेकंड है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो उसी संदर्भ में बात की जा रही है। तो आपका पहला विकल्प है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ भाषाई आकलन के लिए। अथवा दूसरा विकल्प, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। ठीक है, नीलकंठ ये पाठ आया है NCERT क्लास 7th में है शायद, हिंदी भाषा में। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं। और चौथा, नीलकंठ की नृत्य भंगिका नहीं, भंगिमा होना चाहिए यहाँ पर, भंगिमा, नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो बिल्कुल ठीक, जो आपका चौथा विकल्प है यह भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे बढ़िया या कह लें कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सबसे पहले तो इस विकल्प के अंतर्गत आप शब्द चित्र, ये जो पद आया है इसको आप समझ लें कि जब कुछ चुने हुए शब्दों में किसी घटना का सजीव चित्रण या वर्णन कह लें किया जाए तो वह शब्द चित्र कहलाता है। जैसे कि इस प्रश्न के संदर्भ में जब नीलकंठ की नृत्य भंगिमा जो है, जब वो नृत्य कर रहा है मयूर या मोर, तब उसका शब्द चित्र आपको प्रस्तुत करना है, यानी सजीव चित्रण करना है। जैसे यहाँ लिखा जा सकता है कि नीलकंठ जो है अपने जो इंद्रधनुषी पंख हैं उनको गोलाकार बना करके नृत्य कर रहा है, और उसके नृत्य में एक सुंदर लय और ताल है, और वर्षा के समय उसका जो नृत्य है और उसकी जो बोलने की यानी उसकी ध्वनि है, उसके कंठ की ध्वनि है, केका वाली ध्वनि जो है वह भी जो है उसके साथ तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से शब्द चित्र जो है वह प्रस्तुत किया जा सकता है, और जब ये बच्चा इस तरह से करेगा तो आप एज ए टीचर उसका भाषाई आकलन सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प है, पहला भाषिक पठन सामग्री, दूसरा समृद्ध भाषा परिवेश, तीसरा संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग,
और चौथा विद्यालयी परीक्षा प्रक्रिया। तो देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विषय है वह है समृद्ध भाषा परिवेश। कई बार ये आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 114। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए, ठीक है, आवश्यकता किस बात की है वो बात पूछ रहे हैं। यह भी प्रश्न जो है रिपीटेड है। आपका पहला विकल्प है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। देखिए ही के प्रयोग से बचिएगा सीटेट में, ठीक। जब आपका प्रश्न जो है उसका सेंटेंस जो है वो वाक्य अफर्मेटिव हो या विधेयात्मक हो तब आपको बचना है इनको सही करने से, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फोर्स झुके हुए होते हैं एक विकल्प की ओर। तीसरा, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। चौथा, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। नहीं, इसकी अपेक्षा हमारा तीसरा विकल्प सर्वाधिक उचित है कि वो मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 115। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किससे ग्रसित हो। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, आ चुका है। डिस्ग्राफिया इसका सही उत्तर होगा। लेखन अक्षमता। जहाँ तक डिस्कैल्कुलिया की बात है, गणितीय अक्षमता, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, गणितीय क्षमता है। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता या पठन विकार कह सकते हैं आप, ठीक है। इन दोनों को इस संदर्भ में याद रखिएगा। परंतु और डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन अक्षमता कह लें आप, डिसेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 116। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है क्या है। आपके विकल्प हैं, पहला हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, दूसरा हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, तीसरा हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, और चौथा हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो सबसे उचित उत्तर होगा वो होगा आपका दूसरा विकल्प, यानी हिंदी भाषा का साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्रियां जो हैं वो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सहायक है। क्योंकि साहित्य के अंतर्गत सभी का समावेश, कविता, कहानी, गीत, तमाम विधाएं जो साहित्यिक विधाएं हैं उनका समावेश हो जाएगा, और अन्य मुद्रित सामग्रियों में इनसे अवशेष जो सामग्रियां बची वह आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर यह विकल्प जो है सबको समाहित कर ले रहा है अपने में, इसलिए ये सर्वाधिक उचित उत्तर होगा इसका, बाकी के विकल्प नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 117। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, ठीक है। 3 आधार हैं, एक आधार नहीं बनता है, वह आपको बताना है। आपके विकल्प हैं, पहला भाषाई परिवेश। जी हाँ, बिल्कुल, यह अंतर का आधार बनता है। भाषाई परिवेश भाषा अर्जन के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा स्वाभाविक व सहज होता है, जबकि भाषा सीखने में वह कृत्रिम हो जाता है। तो यह अंतर तो है। स्वाभाविकता का अंतर है, जी हाँ बिल्कुल। सहजता का अंतर है, बिल्कुल। व्याकरण का अंतर जो है वही नहीं है। तो आपका चौथा विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 118। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। हाँ, ठीक बात है। जैसे इस विषय को साहित्य की जो विधाएं हैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान जब वह बन जाती है तो वह एक प्रकार से उसका बंधन हो जाता है। तो इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का औचित्य क्या है, क्यों ये प्रश्न रखा जाए।
आपके विकल्प हैं, पहला सौंदर्य प्रतिमान बनाना, इस वजह से रखा जाए। दूसरा स्त्री बंधन की चर्चा करना, इसलिए रखा जाए। तीसरा सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना है, इसलिए यह प्रश्न रखा जाए। अथवा चौथा भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, इसलिए यह प्रश्न रखा जाए। बिल्कुल आपका चौथा विकल्प सही है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ने के औचित्य के रूप में यह प्रश्न स्थान देने के योग्य है। स्त्री विमर्श शब्द आता है विचार या विवेचना के अर्थ में, और जहाँ तक स्त्री विमर्श की बात है तो जब स्त्री की अस्मिता या उसकी पहचान अथवा उसकी आइडेंटिटी को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री पर विवेचन या उसकी विवेचना की जाती है तो वही स्त्री विमर्श कहलाता है। साहित्य में इसकी खूब चर्चा होती है और स्त्री विमर्श पर तमाम साहित्यिक रचनाएं उपलब्ध हैं। और अंग्रेजी की दृष्टि में अगर आप देखें तो इसे फेमिनिज्म कहा जाता है। तो भाषा को फेमिनिज्म या स्त्री विमर्श से जोड़ने के लिए यह प्रश्न औचित्यपूर्ण है और स्थान देने लायक है भाषा की पाठ्यपुस्तक में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, यानी ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया, तो ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस तरह का अगर आप सवाल बच्चों को या प्रश्न बच्चों को दे रहे हैं तो इस प्रश्न का स्वरूप किसको पोषित करता है, यानी किसका पोषण करता है कह लीजिए, या सामान्य शब्दों में कि किसको बताता है। आपके 4 विकल्प हैं। पहला है प्रत्यय का समस्त ज्ञान इस ओर इशारा करता है या इसे बताता है या इसको पोषित करता है। दूसरा सूत्र शैली व्याकरण इसको बताता है। तीसरा संदर्भ में व्याकरण इसको पोषित करता है। अथवा चौथा पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण को पोषित करता है। तो तीसरा विकल्प जो आपका है वह सही है कि संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है। और जहाँ तक संदर्भ में व्याकरण की बात है तो इसकी पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि अब व्याकरण को अलग से पढ़ाने की दृष्टि नहीं रह गई संप्रति, जैसा कि पहले हुआ करता था कि एक अलग पाठ्यपुस्तक ही वह हुआ करती थी व्याकरण की। तो अब ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, पाठ के संदर्भ में ही जहाँ आया है पाठ उसके अंत में जो है उसके संदर्भ में जो शब्द आए, चाहे वो तद्भव हो, तत्सम हो, संधि हो, समास हो इत्यादि, वो उसी पाठ के संदर्भ में अंत में व्याकरण के प्रश्न जो है समाहित हो जाते हैं और वहीं पर व्याकरण का जो ज्ञान है वो दे दिया जाता है। इसी को हम संदर्भ में यानी कि पाठ के संदर्भ में व्याकरण ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, उच्च प्राथमिक स्तर पर किससे परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। आपके विकल्प हैं, पहला पठन प्रक्रिया से, दूसरा लेखन प्रक्रिया से, तीसरा अलंकार व छंद से और चौथा साहित्यिक विधाओं से। तो बिल्कुल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 4th ऑप्शन आपका सही है कि साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया नहीं, ये विकल्प सही नहीं है। अलंकार छंद इत्यादि साहित्यिक विधाओं से परिचय वहाँ पर मुख्य हो जाता है, जिनमें आत्मकथा है, जीवनी इत्यादि, एकांकी, नाटक जिसे कहते हैं। तो इस तरह से यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।